नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर आइसान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मानव का जनन तंत्र। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मादा जनन तंत्र के बारे में और उसकी ग्रंथियों के बारे में हमने बात की थी कि मादा के जो है प्राथमिक जनन अंग जो है वो अंडाशय होते हैं, ठीक है। और साथ ही हमने बात की थी स्तन ग्रंथियों के बारे में, और उसके साथ ही हमने बात की थी एक और कि किस तरह से जो है माता का जो दूध है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो उन्हें प्रतिरक्षी पदार्थ जो है वो उनको प्राप्त होते हैं। आज हम बात करेंगे यौवनारंभ लक्षणों के बारे में, लेकिन उससे पहले जी हाँ, मैंने 2 असाइनमेंट के प्रश्न दिए थे, ज़रा उनके बारे में भी एक बार बात कर लें कि स्त्रियों में प्राथमिक जनन अंग का नाम बताइए। तो अंडाशय जो है वो उसका प्राथमिक जनन अंग होते हैं। योनि में उपस्थित श्लेष्म के अम्लीय होने का क्या कारण है? तो मैंने आपको बताया था कि लैक्टोबैसिलाई जीवाणु जो होते हैं उनके कारण योनि में क्या होता है, उपस्थित जो श्लेष्म होता है वो अम्लीय हो जाता है। और अब बात है हमारे यौवनारंभ लक्षणों के बारे में। बच्चों, इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ध्यान से इसे आप जानिएगा, क्योंकि जिस अवस्था से अभी आप गुज़र रहे हैं ये वही अवस्था है ना। इसमें बहुत सारे लक्षण जो हैं वो चेंज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, है ना। तो चाहिए ऐसा होना चाहिए कि हम इनके बारे में जानें, समझें और सही जो है निर्णय लें। ऐसा नहीं कि हम इधर उधर की किताबें पढ़ करके या जो इधर उधर लोगों से पूछ करके और गलत धारणाएं बनाएं और गलत चीज़ें समझें। तो अति आवश्यक है आप ध्यान से, क्योंकि आपकी बुक का ही कोर्स है ना, तो इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, समझिए इसे और समझ करके व्यवहारिक रूप में लाने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं यौवनारंभ प्रक्रिया की। आपको पता है कि नर मानव में, मादा मानव में अपरिपक्व जननांगों का परिपक्व होकर जनन क्षमता के लिए विकसित हो जाना, इस एज में ऐसा होता है कि जो अपरिपक्व जनन अंग हैं वो परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। नर मानव की अपेक्षा मादा मानव में यौवनारंभ पहले से प्रारंभ हो जाता है। नर में यौवनावस्था 14 से 16 वर्ष की आयु में वृषणों की सक्रियता तथा शुक्राणु उत्पादन के साथ ही शुरू होता है, और मादा में यह प्रक्रिया 12 से 14 की आयु में स्तन ग्रंथियों में वृद्धि एवं रजोदर्शन के साथ प्रारंभ होती है। ये क्रियाएं बहुत नेचुरल हैं, सामान्य हैं, सभी स्तनधारियों में ऐसा होता है। अब बात करते हैं नर और मादा के अलग अलग, हम इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो नर में उनके शिश्न, वृषणकोश, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं शुक्राशय ग्रंथि के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। पहले हम नर के बारे में बात कर लेते हैं पूरी। इसमें वृषणों के आकार में वृद्धि, शुक्राणु जनन का प्रारंभ हो जाता है। नर की आवाज़ भारी हो जाती है। इनके शरीर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे चेहरे पर दाढ़ी, मूछ और वक्षस्थल और श्रोणि भाग पर बालों का उगना शुरू हो जाता है। नर के शरीर में तीव्र वृद्धि, अंशीय क्षेत्र में वृद्धि प्रारंभ होती है। टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH इत्यादि जो हार्मोन हैं वो हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है। नर का मादा की ओर मनोवैज्ञानिक आकर्षण होने लग जाता है। बेसिकली जो यहाँ पर बताया गया है वो ये बताया गया है कि जैसे जैसे 14 से 16 साल की जो अवस्था होती है, टीनेज जिसको हम कहना है ना, टीनेज स्टार्ट होती है, वहाँ से हम बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हार्मोन्स हैं वो चेंज होते हैं और उनके चेंज के कारण शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, है ना। तो वही परिवर्तन यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर मादा की बात करते हैं तो मादा में गर्भाशय, योनि, अंडवाहिनियाँ तथा भक्त में वृद्धि होने लगती है। वक्ष स्थल पर स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होती है और मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। स्त्री की आवाज़ महीन हो जाती है, तीव्र और मधुर हो जाती है, ठीक है।
बालों का अभाव होने लगता है ना, बालों की कमी हो जाती है। मादा में श्रोणी भाग में तीव्र वृद्धि, उनके नितंब भाग फैल करके चौड़े हो जाते हैं, स्तनों में वृद्धि हो जाती है और उसमें वसा का संचय हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, FSH इत्यादि हार्मोन्स के स्रावण में वृद्धि हो जाती है और मादा की नर की ओर आकर्षण होने लग जाता है। इस एज में जो है लड़के लड़कियों की तरफ और लड़के लड़कियों की तरफ जो है सामान्य नेचुरल रूप से आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो घबराने डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें बहुत सहज व्यवहार करके और इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्रियाविधि को जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के लिए लैंगिक द्विरूपता के अंतर्गत नर और मादा जो है उनके बाह्य लक्षणों से पहचाने जाते हैं। नर जनन अंग के रूप में शिशन वृषण पाए जाते हैं। इसके विपरीत स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां जो है वो विकसित होती हैं। प्राथमिक जननांग स्त्रियों में अंडाशय और पुरुषों में वृषण होते हैं। प्रत्येक वृषण में 250 से 300 पिंडकों की उपस्थिति होती है। वृषण की शुक्र नरक जनी जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो क्या करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं जो हैं वो वृषण जाल का निर्माण करती हैं और इनसे निकलने वाली नलिकाएं शुक्रवाहिनियां कहलाती हैं। वृषण का स्थान मानव व अन्य अधिकांश स्तनधारियों में शरीर से बाहर की ओर उदर गुहा के बाहर, शरीर का जो है ना, शरीर की उदर गुहा से बाहर की ओर वृषण कोश में होता है। क्यों होता है ये भी आपको बताया था कि शरीर का तापमान ज़्यादा होता है और जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए उपयोगी नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। अधिवृषण जो है एक पतली अर्धविराम के आकार की नलिका होती है और अधिवृषण का जो पश्च भाग है वहाँ से जो नलिका निकलती है वो क्या बनाती है? शुक्र नलिका बनाती है ना। और मूत्राशय के पश्च तल पर नीचे की ओर मुड़ करके चलती है और एक एम्प्यूला है ना, तुम्बिका बना लेती है, जिसमें कि शुक्राशय जो है, शुक्राणु जो है पहले वहाँ होते हैं और फिर उसके बाद शुक्राणु में आकर के ये खुल जाती है और यहीं पर ही क्या होते हैं? शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। वृषण की जो लैंगिक कोशिकाएं हैं वो टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करती हैं और स्त्रियों में बादाम की आकृति के क्या होते हैं? अंडाशय जो है वो उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।